दोस्तों नमस्कार। आपकी सफलता ही मेरा मिशन है। ज्ञानकोश एजुकेशन पर आपका अभिनंदन है। दोस्तों, आप तो जानते ही हैं कि यहाँ से जूनियर एडेड का कंप्लीट कोर्स का तैयारी करवाया जा रहा है और आपका डिमांड रहा है कि प्रैक्टिस सेट ज़्यादा से ज़्यादा करवाया जाए। तो चलिए, आपका जो आदेश है उसी को मैं फॉलो कर रहा हूँ। तो ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस सेट करवाया जा रहा है। इसके पहले जो प्रैक्टिस सेट अभी जो आप प्राप्त किए हैं, आप देख रहे हैं कितना शानदार है, क्योंकि उसमें संपूर्ण राम काव्य पर आधारित प्रश्नों को समेटने का प्रयत्न किया हूं और मुझे आशा है कि उससे बाहर कोई क्वेश्चन नहीं जाएगा। ठीक है ना? आप उसको पढ़ भी रहे हैं, बड़ा अच्छा लग रहा है। अब देखिए, आपके सामने ये पांचवा प्रैक्टिस सेट है। इसके बाद देखिए, व्याख्यात्मक तथ्यों को भी मैं आपके सामने प्रस्तुत करूंगा, यानी कि आपको लेक्चर भी मिलेगा और प्रैक्टिस सेट भी मिलेगा। थोड़ा सा धैर्य बनाए रहिए। आप थोड़ा घबरा जाते हैं और कोई बात नहीं है। यहां से इतना ज्यादा प्रैक्टिस सेट आपको मिलेगा कि मतलब आप खुश हो जाएंगे, मस्त हो जाएंगे। लेकिन थोड़ा धैर्य बना करके काम करिए, क्योंकि अभी समय आपके पास है प्रैक्टिस सेट पढ़ने के लिए, लेकिन व्याख्या को भी पढ़ना बहुत जरूरी है। तो चलिए, ज्यादा समय हम नहीं लेते हैं। आइए हम लोग शुरू करते हैं प्रैक्टिस सेट 5 के प्रश्नों को। इसके बाद मैं बता दूं, रीतिकाल पर स्पेशल प्रैक्टिस सेट में दूंगा 100 क्वेश्चन का, जो विभिन्न परीक्षाओं में पूछे गए हैं। ठीक है ना? इसको पढ़ लीजिए। इसके इसके बाद फिर रीतिकाल पर स्पेशल प्रैक्टिस सेट आपको मिलेगा। आइए देखिए, इसका जो पहला प्रश्न है, हिंदी साहित्य का इतिहास सर्वप्रथम किसने लिखा? बताइएगा, सर्वप्रथम किसने लिखा? तो आप जानते होंगे, गारसा द तासी। गार्स हो गया है मित्रों, ये है गारसा, ये आसमानी रो है और ये है गारसा। गारसा द तासी। ठीक है ना? और ये जो है कि ये प्रथम इतिहास लिखने वाले विद्वान हैं, हिंदी साहित्य का इतिहास। दूसरा प्रश्न देखिए, हिंदी साहित्य के इतिहास की सर्वप्रथम कालक्रम के अनुसार विभाजित करने वाला लेखक निम्न में से कौन सा है? कालक्रम के अनुसार। तो दो का आपका हो जाएगा ए। जॉर्ज ग्रियर्सन ने ये कालक्रम के अनुसार हिंदी साहित्य के इतिहास को विभाजित करने का प्रयत्न किया है। यहीं से हिंदी साहित्य का इतिहास एक तरह से कालक्रम के अनुसार शुरू होता है। आइए हम लोग तीसरा प्रश्न देखते हैं। रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी साहित्य के इतिहास की कितने कालों में विभक्त किया है? आप जानते भी हैं कितने काल में है? 4 काल में। ठीक है ना? डी। चौथा देखिए, रामचंद्र शुक्ल के वीरगाथा काल को किस लेखक ने आदिकाल का नाम दिया है? आप भी इसको जानते होंगे, अच्छी तरह जानते होंगे। हजारी प्रसाद द्विवेदी। किसने दिया था? हजारी प्रसाद द्विवेदी ने दिया था। पांचवा देखिए, आधुनिक हिंदी साहित्य को रामचंद्र शुक्ल ने किस काल में रखा है? आधुनिक हिंदी साहित्य को, ये चारों विकल्प आपके सामने है, बताइए फटाफट। तो दोस्तों, सही विकल्प आपका है बी, गद्य काल के रूप में इन्होंने आदिकाल आधुनिक काल को रखा है। किस लेखक ने आदिकाल को संधि काल और चरण काल, नहीं चारण काल है, आपको जब पीडीएफ मिलेगा तो करेक्शन करके मिलेगा। ठीक है ना? ये चारण काल है, चा है, चा, चारण काल। ठीक है? तो दो भागों में विभक्त किया है, ये किसने किया है? तो दोस्तों, 6 का आपका हो जाएगा डी, रामकुमार वर्मा ने आदिकाल को संधि काल और चारण काल नाम से 2 भागों में विभक्त किया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 7वां क्वेश्चन, हिंदी साहित्य के आदिकाल को अपभ्रंश काल का नाम किसने दिया? तो 7 का आपका हो जाएगा डी। 7 का क्या उत्तर हो जाएगा? डी, मतलब ए और बी, अर्थात चंद्रधर शर्मा गुलेरी ने भी दिया और डॉक्टर धीरेन्द्र वर्मा ने भी ये दिया है। ठीक है? आगे देखिए, आधुनिक सॉरी राहुल सांकृत्याय ने आदिकाल को क्या कहा है? राहुल सांकृत्याय ने आदिकाल को क्या कहा है? तीनों ने कहा है सिद्ध सामंत काल। ठीक है? आगे बढ़िए। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी साहित्य के प्रारंभिक काल को वीरगाथा काल इसलिए कहा क्योंकि, अब इसमें देखिए चारों विकल्प आपके सामने है। मैं विकल्प पढ़ूंगा तो आपका समय ज्यादा लगेगा, आप फटाफट देख लीजिए और इसमें थोड़ा सा अपना माइंड दौड़ाइए कि इसका सही उत्तर क्या हो सकता है। सही आपका है डी। इस युग में वीरगाथा प्रधान कृतियों की प्रचुरता थी। 10वां देखिए, सुमेलित कीजिए।
वीरगाथा काल, राहुल संकीर्तन आदि काल, रामचंद्र शुक्ल सिद्ध सामंत काल, डॉक्टर राम कुमार वर्मा और संधि यानी चारण काल, ये हजारी प्रसाद द्विवेदी। तो इसको मिलान कर लीजिए ना फटाफट, क्या दिक्कत है। देखिए मिलान करिए तो आदिकाल किसने नाम दिया, तो रामचंद्र शुक्ल ने दिया, सॉरी वीरगाथा काल किसने नाम दिया, रामचंद्र शुक्ल ने दिया। आदिकाल किसने नाम दिया, तो हजारी प्रसाद द्विवेदी ने दिया। सिद्ध सामंत काल राहुल संकीर्तन, और चारण काल जो है सिद्ध संधि और चारण काल डॉक्टर राम कुमार वर्मा। अर्थात ए का दूसरा, बी का चौथा, सी का पहला और डी का तीसरा। तो इस तरह से आपका उत्तर हो जाता है बी। क्या हो जाएगा आपका उत्तर, बी। ठीक है, आगे देखिए अगला क्वेश्चन। दोस्तों एक चीज मैं आपको बता दूं, अगर आपको विभिन्न कालों का जैसे कि आदिकाल, भक्ति काल, रीति काल, आधुनिक काल का व्याख्या पढ़ना है, लेक्चर पढ़ना है, तो 3 पीडीएफ मेरे चैनल के प्लेलिस्ट में बना हुआ है। आप तीनों पीडीएफ के अंतर्गत, सॉरी पीडीएफ बोल रहे हैं, वो प्लेलिस्ट, तीनों प्लेलिस्ट के अंतर्गत जितने भी वीडियो हैं उन सभी वीडियो का अध्ययन एक बार जरूर कर लें प्लीज, क्योंकि उसमें बहुत ही इंपॉर्टेंट लेक्चर हैं आपके लिए जो बहुत काम के हैं। और प्रैक्टिस सेट का मैं अलग प्लेलिस्ट बना दिया हूं, तो प्रैक्टिस सेट का अगर पढ़ना तो आपकी सुविधा के लिए, क्योंकि आप ही लोगों के डिमांड पर अलग बना दिया हूं, ठीक है ना। तो इस तरह से 3 प्लेलिस्ट आपको मिलेगा, जो आपके इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी मिलेगा या फिर मेरे चैनल के प्लेलिस्ट में भी जाकर के आप उसको ढूंढ सकते हैं। उसको अवश्य पढ़िएगा। और हाँ, अगर आप थोड़ा सा अपर लेवल की तैयारी करना चाहते हैं, आपको लगता है कि क्वेश्चन बड़ा आसान लग रहा है, बहुत लो लेवल का है, या लेक्चर भी लो लेवल का लग रहा है, तो मेरा टीजीटी पीजीटी का प्लेलिस्ट है, उस प्लेलिस्ट में आप जाइए। आप आधुनिक काल की जितनी गद्य विधाएं हैं और जितने भी उपन्यासकार, महिला उपन्यासकार, दलित उपन्यासकार, और भी जो मतलब दलित कहानीकार, महिला कहानीकार, इस सब का अलग अलग छोटा छोटा मैं वीडियो बना करके प्लेलिस्ट में उस डाल दिया हूँ, टीजीटी पीजीटी के प्लेलिस्ट में। आप वहाँ से अगर अपर लेवल की तैयारी करना है तो वहाँ से पढ़ सकते हैं। सब कुछ यहाँ से आपको मिलेगा, बस आप केवल प्लेलिस्ट में जाइए तो सही, उसके बाद आपको मिल जाएगा कि यहाँ से क्या कुछ मिलने वाला है। मित्रों अगर सारे वीडियोज को देख लेना तो उसके बाहर कहीं कुछ आने वाला नहीं है, मुझे पूरा विश्वास है, भरोसा है। आगे बढ़िए। 11वां, साहित्य का इतिहास जनता की चित्तवृत्ति का इतिहास है, यह कथन किसका है। तो 11 का आपका हो जाएगा, चारों विकल्प आपके सामने देख लीजिए, किसका कथन है, ध्यान दीजिए, पढ़े होंगे। बी, आचार्य रामचंद्र शुक्ल का। 12 देखिए, हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन की परंपरा का सूत्रपात निम्न में से किसने किया। तो 12 का आपका, अब इसके पहले पढ़े हैं, इतिहास लेखन परंपरा का सूत्रपात किसने किया था, तो वही 12 का ए गारसाद तासी। क्लियर। चलिए 13 देखिए, आचार्य रामचंद्र शुक्ल द्वारा रचित इतिहास ग्रंथ का नाम बताइए। तो दोस्तों काफी चर्चित इनका उपन्यास, इनका इतिहास ग्रंथ है, वो क्या है, सी, हिंदी साहित्य का इतिहास। 14 देखिए, इनमें से कौन सा सुमेलित नहीं है, कौन सा सुमेलित नहीं है। तो 14 ए और बी आपके सामने दिख रहा है, सी और डी भी देख लीजिए, ध्यान दीजिए, गौर से ध्यान दीजिए, आपको इसका उत्तर मिल जाएगा। तो इसका सही उत्तर आपका हो जाएगा 14 का ए, हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास, सर जॉर्ज ग्रियर्सन। ये गलत है, ये सही नहीं है, क्योंकि यहां आप देखिए हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास डॉक्टर गणपत चंद्र गुप्त ने लिखा है, डी वाले में देख रहे हैं ना। चलिए 15 आइए, हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास ग्रंथ का रचना काल है 15। 15 का आपका हो जाएगा ए, 1829, ठीक है ना, सॉरी 39, 1839। यह हिंदी साहित्य के प्रथम इतिहास ग्रंथ का रचना काल है। अब आपको यह बताना है कि 1839 में जो इतिहास ग्रंथ लिखा गया उसका क्या नाम है, थोड़ा सा बताएंगे क्या नाम है, किसने लिखा है। ठीक है, ये जरा कमेंट करके बताएंगे। अगर पूछना होगा तो आप हमसे पूछ लीजिएगा, हम आपको बता देंगे। ठीक है, ये आपके लिए प्रश्न है। हिंदी साहित्य का इतिहास सर्वप्रथम किस भाषा में लिखा गया, 16। तो आप इसको जानते हैं कि अगर सबसे पहले गारसा दत्त तासी ने लिखा है
तो इसको किस भाषा में लिखा है? तो जानते हैं, फ्रांस के थे तो फ्रेंच भाषा में लिखे हैं। क्लियर? चलिए, बहुत अच्छा प्रश्न है। 17 देखिए, उस इतिहास ग्रंथ का नाम बताइए जिसमें लगभग 5000 कवियों का विवरण संकलित है। ए, बी, सी आपके सामने है और डी देखिए, और आप इसमें उत्तर ढूंढिए कौन सही है। तो दोस्तों, सही विकल्प आपका जानते हैं क्या है? सही विकल्प है आपका सी, मिश्रबंधु विनोद। ठीक है, आइए 18 देखिए। 18 क्या है? नागरिक प्रचारिणी सभा द्वारा प्रकाशित हिंदी साहित्य के बृहद इतिहास के कुल कितने खंड हैं? ठीक है ना? तो 18 का आपका हो जाएगा डी, यह 18 खंड में है। ठीक है, आइए 19 देखा जाए। हिंदी साहित्य का इतिहास दर्शन नामक ग्रंथ के लेखक कौन है? हिंदी साहित्य के इतिहास दर्शन, देखिए, ए है डॉक्टर नामवर सिंह, बी डॉक्टर विनय मोहन, सी विजेंद्र स्नातक और डी डॉक्टर नलिनी बिलोचन शर्मा। बताइए सही क्या है? तो 19 का दोस्तों आपका हो जाएगा डी, डॉक्टर नलिनी बिलोचन शर्मा, नलिनी बिलोचन शर्मा। बी देखिए 20, हिंदी साहित्य के किस युग को स्वर्णकाल कहा जाता है? आप इसको अच्छी तरह से जानते हैं, किसको कहा जाता है? भक्ति काल को। ठीक है, आगे देखिए 21वां प्रश्न, आदिकाल में निम्नलिखित में से कौन सा साहित्य सम्मिलित है? आदिकाल में कौन सा साहित्य सम्मिलित है? तो नाथ साहित्य, रासो साहित्य, सिद्ध साहित्य, यानी कि यह सब सम्मिलित है। ठीक है, ये सभी सम्मिलित है। ठीक है, हाँ, आगे देखिए, अगला जो प्रश्न है आपका 22 नंबर का प्रश्न, आदिकाल के साहित्य की प्रमुख भाषा थी, क्या थी? आदिकाल के साहित्य की प्रमुख भाषा क्या थी? तो दोस्तों, इसका सही विकल्प आपका हो जाएगा 22 का डी, डिंगल तथा पिंगल। क्या हो जाएगा? डिंगल तथा पिंगल हो जाएगा। ठीक है, आगे देखिए 23 नंबर का क्वेश्चन, आदिकालीन साहित्य का कौन सा प्रमुख रस नहीं है? आदिकालीन साहित्य का कौन सा प्रमुख रस नहीं है? तो 23 का आपका क्या हो जाएगा? ए, श्रृंगार रस यहां प्रमुख नहीं, क्योंकि वीर रस से संबंधित कविताएं लिखी जाती थी। ठीक है ना? आप इसको अच्छी तरह से जानते भी हैं। आगे देखिए 24, निम्नलिखित में से किस विद्वान ने पृथ्वीराज रासो को अप्रामाणिक ग्रंथ माना है? 24 देखिए, डॉक्टर दशरथ शर्मा, मोहनलाल विष्णुलाल पांड्या, रामचंद्र शुक्ला और उपरोक्त सभी। तो देखो, देखिए दोस्तों, 24 का आपका हो जाएगा सी। क्या हो जाएगा? 24 का सी, आचार्य रामचंद्र शुक्ल। 25 देखिए, पृथ्वीराज रासो का नायक पृथ्वीराज चौहान की नायिका है। बहुत अच्छा प्रश्न है, नायिका अक्सर पूछा जाता है। ठीक है ना, कि पृथ्वीराज चौहान किस पर आसक्त थे या उसकी नायिका कौन थी? तो 25 का आपका हो जाएगा दोस्तों बी, संयोगिता। ठीक है ना, 25 का बी, संयोगिता। 26 देखिए, आदिकाल के साहित्य में रासो का अर्थ है, क्या अर्थ है आप बताएंगे? तो 26 का आप ए आपके सामने है, बी देखिए, सी और डी, ये चारों देखिए। तो 26 का जो है रासो का अर्थ है, यहां बी है, वीर काव्य। रासो का अर्थ उसमें क्या दिया है? वीर काव्य दिया है। ठीक है, 27 देखिए, निम्नलिखित में से कौन आदिकाल की काव्य प्रवृत्ति नहीं है? आदिकाल की काव्य प्रवृत्ति कौन सी नहीं, आपको यह बताना है। तो 27 का आपका ए विकल्प नहीं है, क्योंकि उसमें खड़ी बोली का प्रयोग नहीं हुआ है। ठीक है, 28 देखिए, सिद्ध कवियों की प्रतीकात्मक भाषा को क्या कहा गया है? प्रतीकात्मक भाषा को क्या कहा गया है सिद्ध कवियों की? तो 28 का आपका हो जाएगा ए, संध्या भाषा। इसको संध्या भाषा या कोई कोई सांध्य भाषा भी कहते हैं। संध्या भाषा, सांध्य भाषा, जो भी विकल्प आपके सामने हो इसको आप टिक कर सकते हैं। 29 देखिए, विद्यापति रचित पदावली की भाषा है। पदावली की भाषा अक्सर पूछा जाता है। ठीक है ना, तो विद्यापति पदावली भाषा क्या है? मैथिली है। और एक प्रश्न आपके लिए मैं दे रहा हूं, मैथिली कोकिल या मैथिल कोकिल किसे कहा जाता है? बताएंगे कमेंट करके। 30 देखिए, रासो काव्य का प्रधान रस वीर है, दूसरा मुख्य कौन सा है?
चारों आपके सामने दिख रहा है विकल्प, बताइए फटाफट कौन है। तो दोस्तों 30 का आपका हो जाएगा डी, श्रृंगार रस है। दूसरा क्या है, प्रथम तो आपका वीर रस है और दूसरा क्या है, श्रृंगार रस है। आइए 31 देखा जाए। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने निम्नलिखित में से किसे हिंदी का प्रथम कवि माना है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने, आपको ध्यान ये देना है, ठीक है ना। तो किसे माना है, चारों आपके सामने दिख रहे हैं, किसे माना है। तो 31 का ए किसे माना है, चंद्रवरदाई को माना है, ठीक है ना। आगे 32, गोरखनाथ किसके शिष्य थे। गोरखनाथ किसके शिष्य थे, तो दोस्तों मत्स्येंद्रनाथ या मच्छेंद्रनाथ जो भी कहिए, ये दोनों एक ही नाम है, इन्हीं के शिष्य थे, ठीक है। आगे बढ़िए। गोरखनाथ का संबंध किस परंपरा से है, किस परंपरा से है, तो नाम से ही क्लियर है, इसमें कहीं कोई डाउट तो है ही नहीं। चारों विकल्प देखने की कोई जरूरत नहीं है, आप इसको अच्छी तरह से जानते हैं कि नाथ साहित्य से ही है, ठीक है। आगे बढ़िए। निम्नलिखित में से कौन सा रासो ग्रंथ उत्तर भारत में आलखंड के नाम से लोकप्रिय है। 34, तो 34 का आपका हो जाएगा दोस्तों, अच्छी तरह आप जानते भी हैं, डी परमाल रासो, ठीक है। 35, 35 देखिए, किसने पृथ्वीराज रासो को हिंदी का प्रथम महाकाव्य माना है। किसने माना है, चारों विकल्प आपके सामने है, बताइए फटाफट उत्तर क्या होगा। तो 35 का आपका हो जाएगा ए, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने माना है। अब देखिए, ये पृथ्वीराज रासो को प्रथम महाकाव्य माने हैं और चंद्रवरदाई को प्रथम कवि माने हैं, ये दोनों आपको सेट करना पड़ेगा, तैयार करना पड़ेगा। 36, आदिकाल में खड़ी बोली को काव्य भाषा बनाने वाले प्रथम कवि हैं। बहुत अच्छा प्रश्न है। आदिकाल में खड़ी बोली माने खड़ी बोली में रचना करने वाले कौन है, इसका मतलब ये हुआ तो अमीर खुसरो हैं। आप जानते हैं कि बहुत सारी मुकरियां और पहेलियां लिखे हैं खड़ी भाषा में, ठीक है। आगे देखिए, अपभ्रंश का भवभूत, बहुत अच्छा प्रश्न है, किस कवि को कहा गया, अक्सर परीक्षा में पूछा जाता है दोस्तों, इसको मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा। तो 37 का आपका हो जाएगा सी, पुष्पदंत को अपभ्रंश का भवभूति कहा जाता है, वाल्मीकि नहीं भवभूत, ध्यान दीजिएगा। कहीं वाल्मीकि पर चले जाएंगे तो खट से मार देंगे इनको, स्वयंभू को, ठीक है ना। क्वेश्चन को पढ़ना चाहिए इत्मीनान से, उसका से टिक करना चाहिए। 38 देखिए, देखिए नीचे आ भी गया है, अपभ्रंश का वाल्मीकि किसे कहा गया है। तो 38 का आपका हो जाएगा बी, स्वयंभू को कहा गया। ये दोनों प्रश्न बहुत अच्छे हैं, बहुत इंपॉर्टेंट हैं, ध्यान दीजिएगा। 39, आदिकाल में जनता के मनोरंजन के लिए पहेलियां और मुकरियां लिखने वाले कवि कौन है। अभी मैं बताया हूं कौन है, बिल्कुल आप सही जाने, सी अमीर खुसरो। आगे बढ़िए। नाथ संप्रदाय के प्रवर्तक कौन है। 40, तो 40 का दोस्तों मैं अगर कहूं तो थोड़ा सा यहां प्रश्न दो इसका उत्तर मिल रहा है। जैसे गोरखनाथ अगर हैं तो गोरखनाथ तो हैं ही नाथ संप्रदाय के प्रवर्तक, लेकिन कहीं कहीं मच्छंदरनाथ यानी मत्स्येंद्रनाथ का भी नाम आता है, क्योंकि ये इनके गुरु हैं गोरखनाथ के। तो हालांकि गोरखनाथ ही ज्यादातर आप करेंगे, लेकिन अगर कहीं गोरखनाथ न मिले, विकल्प में गोरखनाथ न दिया गया हो, तो मच्छेंद्रनाथ अगर दिख रहे हैं तो आप, या मत्स्येंद्रनाथ दिख रहे हैं तो आप उनको टिक कर सकते हैं, ठीक है ना। तो अगर इसको मेरे हिसाब से कहा जाए तो इसमें दोनों विकल्प आपका सही लग रहा है। 41 देखिए, रीतकाल को अलंकृत काल की संज्ञा किसने दी है। 41, अलंकृत काल की संज्ञा किसने दी है दोस्तों, तो आप अच्छी तरह जानते हैं मिश्र बंधुओं ने दिया है। आगे, शुक्ल जी ने आधुनिक काल का नाम क्या रखा है। आप अच्छी तरह जानते हैं आधुनिक काल का नाम क्या रखा है, क्या नाम रखा है आधुनिक काल के। इसके पहले एक प्रश्न शायद आप पढ़े भी हैं, गद्य काल, ठीक है ना। आइए 43 देखा जाए, शुक्ल जी ने कालों का नामकरण किस आधार पर किया। बहुत अच्छा प्रश्न है, ये पूछता है कि ये जो काल को विभाजित किए हैं विभिन्न कालों को, इनका किस चीज को आधार बनाए हैं। तो 43 का दोस्तों आपका हो जाएगा सी, प्रवृत्ति की प्रधानता, ये प्रमुखता प्रमुख है उनके काल विभाजन के नामकरण का आधार जो है, ये प्रवृत्ति की प्रधानता है, ठीक है। 44 देखिए, आदिकाल को चारण काल किसने कहा है। तो 44 का आपका है ए बी सी डी, चारों विकल्प आप देख लीजिए, डी भी देख लीजिए, लेकिन एक चीज मैं आपको बताऊं, आदिकाल को प्रमुखतः चारण काल का जो नाम दिया है, तो जॉर्ज ग्रियर्सन का नाम सबसे पहले आता है। अगर विकल्प में जॉर्ज ग्रियर्सन हो तो आप जॉर्ज ग्रियर्सन को कर देंगे। रामचंद्र शुक्ल चारण काल और संधि काल दोनों को एक साथ जोड़े हैं,
यानी चारण और संधिकाल दोनों को एक साथ जोड़ करके उसका नामकरण दिए हैं। तो चारण काल और संधिकाल दोनों एक साथ जब आता है तब रामकुमार वर्मा होता है। लेकिन सिर्फ और चारण काल की बात अगर होती हो और विकल्प में जॉर्ज ग्रियर्सन हो तो आप जॉर्ज ग्रियर्सन को टिक करेंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। 45 नंबर का क्वेश्चन। राहुल सांकृत्यायन का पहला राहुल सांकृत्यायन हिंदी का पहला कवि किसे मानते हैं? चारों विकल्प देखिए, उत्तर बताइए कौन सही है। 45 का आपका हो जाएगा डी, सरहपा। ठीक है ना, यानी सरहपाद या सरहपा कुछ भी कहिए, दोनों सही है। हिंदी का पहला ग्रंथ कौन सा है? पृथ्वीराज रासो, पाहुड़ दोहा अलग होना चाहिए, भरतेश्वर, बाहुबली रास या फिर श्रावकाचार, कौन सही है? 46 नंबर का क्वेश्चन। तो दोस्तों अगर ग्रंथ की बात किया जाए तो श्रावकाचार पहले आता है। ठीक है, अब श्रावकाचार के रचयिता कौन है? 47 नंबर का क्वेश्चन। श्रावकाचार के रचयिता कौन है? ये बहुत इंपॉर्टेंट दोनों प्रश्न है, देवसेन है। इस दोनों को बढ़िया से तैयार कर लीजिएगा, परीक्षा में अक्सर पूछा जाता है। श्रावकाचार की रचना कब हुई थी? ये भी बहुत अच्छा प्रश्न है। 48। श्रावकाचार की रचना कब हुई थी दोस्तों? तो 48 का डी, 933 ईस्वी, याद रखिएगा 933। ठीक है। 49 आलखंड किस रचना का लोकप्रिय नाम है? आलखंड अभी इसके पहले पढ़े भी हैं, याद होगा, जरूर याद होगा। 49 का सी, परमाल रासो। ठीक है। चंद्रवरदाई किस राजा के दरबारी कवि थे? चंद्रवरदाई किस राजा के दरबारी कवि थे? तो दोस्तों 50 का आपका हो जाएगा ए बी सी, सब देखिए। और आप जानते हैं चंद्रवरदाई किसका वर्णन किए हैं? तो पृथ्वीराज रासो का, यानी पृथ्वीराज रासो ने पृथ्वीराज चौहान का वर्णन किए हैं, तो राजा पृथ्वीराज चौहान है। ठीक है ना दोस्तों, वीडियो कैसा लग रहा है कमेंट करके जरूर बताएंगे। 100 क्वेश्चन की श्रृंखला है ये, धैर्य बना करके पूरा क्वेश्चन पढ़िए, बहुत अच्छा अच्छा प्रश्न है। अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक और शेयर जरूर कर दीजिए, और आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी अवश्य कर लीजिए, क्योंकि यहाँ से आपके जूनियर एडेट का कंप्लीट कोर्स तैयार करवाया जा रहा है। और मेरे प्लेलिस्ट में जो भी वीडियोज हैं आपके जूनियर एडिट से संबंधित, उस सभी प्लेलिस्ट को देख लीजिए। अपर लेवल के वीडियोस को देखना चाहते हैं तो टीजीटी पीजीटी के प्लेलिस्ट में जाइए, वहां आपसे रिलेटेड बहुत सारा वीडियो है। आगे बढ़ते हैं। 51 मैथिल कोकिल के नाम से कौन सा कवि प्रसिद्ध है? तो 51 का आपका चारों विकल्प आपके सामने है, बताइए। मैथिल कोकिल, देखिए इसके पहले मैं पूछा भी हूं, यहाँ उत्तर दे, यहाँ दे भी दिया क्वेश्चन। ठीक है, बहुत अच्छा है। विद्यापति, आपका ये प्रश्न का उत्तर यहाँ मिल भी गया। चलिए 52 देखिए, अमीर खुसरो का वास्तविक नाम क्या था? बहुत अच्छा प्रश्न है, ये पूछता है अमीर खुसरो का वास्तविक नाम क्या था? तो अब्दुल हसन। हसन को याद रखिएगा, हासन हुसन, जैसा कहते हैं ना, एक ठकरे में खेला था हासन हुसन दो भाई, तो हसन याद रखेंगे, अब्दुल हसन इनका जो है कि वास्तविक नाम था। इससे रिलेट करके याद करेंगे तो भूलेगा नहीं, हसन, हासन, हसन। ठीक है। आइए 53 देखिए, दोहा कोश के रचनाकार कौन है? दोहा कोश के रचनाकार कौन है? तो आपका चारों विकल्प आपके सामने, फटाफट बताइए कौन है? 53 का ए, सरहपा। ठीक है, आगे बढ़िए। 54 सरहपा को हिंदी का प्रथम कवि किसने माना है? सरहपा को हिंदी का प्रथम कवि किसने माना है? इसके पहले आप पढ़े भी हैं, ध्यान दीजिए। उत्तर क्या होगा? राहुल सांकृत्यायन। ठीक है ना। 55 देखिए, मिश्र बंधु तीन भाइयों का संयुक्त नाम है, इसमें से कौन मिश्र बंधु में नहीं आता? बहुत अच्छा प्रश्न, बहुत शानदार प्रश्न है। तो देखिए 55 नंबर का जो प्रश्न है, ब्रह्मदेव बिहारी नहीं है, बाकी गणेश बिहारी, श्याम बिहारी, सुखदेव बिहारी, ये तीनों मिश्र बंधु को मानते हैं। तो गणेश श्याम शुक ऐसे याद कर लेंगे, गणेश श्याम शुक, यानी गणेश बिहारी, श्याम बिहारी, सुखदेव बिहारी, तो वो कभी नहीं भूलेगा। 56 देखिए, रामचंद्र शुक्ल ने भक्ति काल का निर्धारण कब से कब तक किया है? बताइए, फटाफट बताइए, कब से कब तक किया है? चारों विकल्प आपके सामने है। तो दोस्तों 56 का आपका हो जाएगा ए, 1375 से 1700 संवत तक। ठीक है। आइए हम लोग 57 देखते हैं। ज्ञान मार्गी और प्रेम मार्गी काव्य धाराएं निम्नलिखित में से किसके अंतर्गत आती हैं? तो 57 नंबर का क्वेश्चन देखिए, निर्गुण, सगुण, ए और बी दोनों, इनमें से कोई नहीं। सही क्या है 57 का? तो 57 का ये आप अच्छी तरह जानते हैं, ये सब निर्गुण भक्ति शाखा के अंतर्गत आते हैं।
मेरे लेक्चर में भी आप इसको प्राप्त कर सकते हैं। 58, भक्ति आंदोलन का आरंभ कहां से हुआ था? यह भी इसके पहले लेक्चर में बताया जा चुका है। 58 का क्या हो जाएगा? बी, दक्षिण भारत से शुरू हुआ था। 59 देखिए, ज्ञानाश्रयी काव्यधारा में कौन से कवि आते हैं? ये सब आपको पढ़ाया जा चुका है ज्ञानाश्रयी में। तो 59 का आप देख लीजिए, ये देखिए ABCD चारों में देखिए, तो संत कवि आते हैं, ठीक है ना। 60, संत काव्य का प्रमुख दार्शनिक आधार क्या है संत काव्य का? तो यह आपका 60 का जो क्वेश्चन है, ABCD चारों आपके सामने है, अद्वैत दर्शन है, यानी अद्वैतवाद से प्रभावित थे संत काव्य के जो कवि, ठीक है। आगे देखिए, उत्तर भारत में भक्ति आंदोलन का प्रचार किसकी प्रेरणा से हुआ? तो 61 देखिए, ABCD आपके सामने है, ठीक है ना। तो सही विकल्प क्या है? सही विकल्प आपका हो जाएगा डी, वैष्णव आचार्य के द्वारा। 62, भक्ति काल का सर्वमान्य समय है, क्या है? भक्ति काल का सर्वमान्य समय क्या है जो सभी लोग मानते हैं लगभग? तो 1350 से 1700 के लगभग सभी लोगों का यही मत होता है। हालांकि सही तो है 1375, आचार्य रामजी शुक्ल बताए हैं 1375 से 1700, लेकिन 1350 से 1700 लगभग सब लोग इसको मानते हैं, ठीक है। आगे देखिए, 63, आल्वर भक्त का मूल स्थान कहां था? 63, तो देखिए विकल्प देखने की जरूरत नहीं है, आल्वर जो है कि दक्षिण से ही आए, दक्षिण भारत से आए, ठीक है ना। बाकी विकल्प आप चाहें तो देख सकते हैं, उसका कोई मतलब नहीं है। 64 देखिए, आल्वर भक्तों की संख्या कितनी मानी गई है? लेक्चर में आप पढ़ चुके होंगे, कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। 64 का ए 12, ठीक है। 65, आल्वर भक्त मूलतः किसको कहा जाता है? आल्वर भक्त मूलतः किसको कहा जाता है? अब देखिए चारों आपके सामने दे रखा है, किसको कहा जाता है? वैष्णव भक्तों को आल्वर कहा जाता है। 66 देखिए, दिव्य प्रबंधम किसके पदों का संकलन है? दिव्य प्रबंधम, तो सी जो है क्या है 66 का? आल्वर भक्त, सी, यह आपका उत्तर होगा। 67, आल्वर भक्तों के पद किस भाषा में है? तो देखिए बहुत अच्छा प्रश्न है, किस भाषा में है? तो आल्वर चूंकि दक्षिण से आए और जाहिर सी बात है ज्यादातर लोग तमिलनाडु से थे, तो उनकी भाषा क्या थी? तमिल थी, ठीक है। कबीर के गुरु का नाम क्या था? कबीर के गुरु का क्या नाम था? आप इसके पहले पढ़ भी चुके होंगे लेक्चर में, रामानंद, ठीक है ना। 69 देखिए, कबीर का जन्म कब से माना जाता है, कब माना जाता है? तो चारों आपके सामने विकल्प दे रखा है, बताइए फटाफट। ये 69 का सही विकल्प बताइए। 1398 बी। 70, विशिष्टाद्वैतवाद के प्रतिपादक आचार्य कौन है? 70 का आपका हो जाएगा ए, रामानुजाचार्य। 71 देखिए, शुद्धाद्वैतवाद सिद्धांत के प्रतिपादक आचार्य कौन? शुद्धाद्वैतवाद कौन थे? चारों आपके सामने है। तो दोस्तों 71 का आपका उत्तर हो जाएगा ए, वल्लभाचार्य। 72 देखिए, द्वैतवाद के प्रवर्तक आचार्य कौन है? द्वैतवाद, तो द्वैतवाद के प्रवर्तक आचार्य हैं आपके 72 के हो जाएंगे डी, मध्वाचार्य। 73 देखिए, श्री संप्रदाय के प्रवर्तक आचार्य कौन थे? श्री संप्रदाय, तो सही विकल्प आपका हो जाएगा डी, श्री संप्रदाय के भी प्रवर्तक ये रामानुजन ही हैं, ठीक है ना। आगे देखिए, पुष्टि मार्ग के प्रवर्तक आचार्य कौन है? पुष्टि मार्ग, ठीक है ना। 74, तो 74 का आपका हो जाएगा ए, वल्लभाचार्य। 75 देखिए, सखी संप्रदाय के प्रवर्तक आचार्य कौन थे? सखी संप्रदाय, तो 75 का आपका हो जाएगा डी, स्वामी हरिदास। ये सब आप लेक्चर में पढ़ चुके हैं, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, गलत नहीं होना चाहिए। 76, हिंदी साहित्य की प्रमुख धाराएं, कितनी धाराएं हैं? तो 76 का आपका हो जाएगा ए, 4 धाराएं। अब भक्ति साहित्य की जो धाराओं की बात थोड़ा सा यहां मैं आपको रोकना चाहता हूं। सगुण और निर्गुण दो तो ये हो गए, ठीक है ना।
और बाकी जो चार जो बताया गया है, तो इनको ये मुख्य को हटा करके अब सगुण में ज्ञानाश्रय व प्रेमाश्रयी, सॉरी, निर्गुण में ज्ञानाश्रय व प्रेमाश्रयी और सगुण में राम काव्य धारा और कृष्ण काव्य धारा, इन्हीं चारों को यहाँ उठाया गया है, इसलिए यहाँ चार का विकल्प दिया हुआ है। तो ये मुख्य काव्य धाराएं यही हैं, सगुण, निर्गुण, ठीक है ना, ये तो हो गए। उसके अंतर्गत जो उपधाराएं हैं उनके अंतर्गत ज्ञानाश्रयी, प्रेमाश्रयी, राम काव्य, कृष्ण काव्य, यही चार नीचे का दे रखा है। ठीक है, आगे देखिए। सूफी काव्य धारा को किसने प्रेमाश्रयी शाखा कहा है? किसने कहा है? 77। तो 77 का आपका उत्तर हो जाएगा सी, रामचंद्र शुक्ल ने कहा है। 78, प्राचीनता की दृष्टि से सूफी प्रेमाख्यान काव्य धारा का आरंभ किससे माना जाता है? तो 78 ए बी आपके सामने दिख रहा है, सी और डी देख लीजिए। इसमें अगर प्राचीनता की बात अगर किया जाए तो मुल्ला दाऊद का नाम सबसे पहले आता है, सी। 79 देखिए, जायसी का पूरा नाम, बहुत अच्छा है, अक्सर पूछा जाता है, जायसी का पूरा नाम क्या है? तो मलिक मोहम्मद जायसी, ठीक, ए। 80, जायसी की सर्वप्रसिद्ध रचना है, प्रसिद्ध रचना कौन सी है? तो विकल्प क्या, इसको सारा विकल्प देखना पड़ेगा? नहीं, आप इसको पढ़ चुके हैं, पद्मावत। ठीक है, आइए, पद्मावती किस राज्य की राजकुमारी थी? किस राज्य की राजकुमारी थी? 81 नंबर का क्वेश्चन। तो दोस्तों, यह आप अच्छी तरह जानते हैं, पढ़ भी चुके हैं, यह सिंघल द्वीप की थी, ठीक है ना, राजकुमारी थी। पद्मावत में नायिका पद्मावती है और नायक कौन है आपको ये बताना है। तो क्या चारों विकल्प देखना पड़ेगा? नहीं देखना पड़ेगा, इसमें ए और बी में इसका उत्तर छिपा हुआ है। कौन है आप जानते भी हैं, 82 का ए, रत्नसेन। अब आपको बताना है कि रत्नसेन कहाँ के राजा थे, यह प्रश्न आपके लिए, ठीक है। 83 देखिए, पद्मावत की कथा में किस मुगल सम्राट का प्रसंग आया है? तो आया है औरंगजेब का, बी, 83 का बी। 84 देखिए, पद्मावत किस भाषा में रचित है? विकल्प आपको देखने की कोई आवश्यकता नहीं है, आप इसका लेक्चर देख चुके हैं, पद्मावत अवधी भाषा में रचा गया है, ठीक है ना। 85 देखिए, सूफी प्रेमाख्यानक काव्य के संदर्भ में कौन सा कथन असत्य है? सूफी प्रेमाख्यानक काव्य के संदर्भ में कौन सा कथन असत्य है, आपको ये बताना है। तो 85 का आपका हो जाएगा ए, ब्रज भाषा का प्रयोग सूफी प्रेमाख्यानक में नहीं हुआ है, बाकी सब सही है। लोक संस्कृत का प्रभावी चित्रण है, इसमें प्रेम की प्रधानता है, नारी सौंदर्य का नक्शिक वर्णन है, ये तीनों है, लेकिन ए नहीं है। 86 देखा जाए, द्वैतवाद के प्रवर्तक आचार्य का नाम क्या है? 86, तो द्वैतवाद प्रवर्तक आचार्य का नाम है निम्बार्काचार्य। 87 देखिए, बंगला भाषा में रचित रामकथा का नाम क्या है? बंगला भाषा में रचित जो रामकथा है उसका क्या नाम है? तो देखिए 87 का आपका हो जाएगा सी, 87 क्या हो जाएगा? सी, कृतवासी रामायण, ठीक है। 88 देखिए, बीजक में किस कवि की रचनाएं संकलित हैं? 88 का आपका हो जाएगा ए, आप अच्छी तरह जानते हैं यह कबीर की रचना है। 89 देखिए, कबीर की पत्नी का नाम क्या था? बताइए फटाफट, क्या नाम था? बहुत शानदार नाम था, लोई। क्या नाम था? लोई, कभी भूलेगा नहीं, आटा का लोई। सिद्धांत पंचमात्रा ग्रंथ के रचयिता कौन है? ठीक है ना, तो 90 का आपका हो जाएगा बी, राघवानंद, ठीक है। आइए 91 देखा जाए, गुरु नानक का जन्म किस सन में हुआ था? 91 का आपका हो जाएगा ए, 1469 में, ठीक है ना। 92 देखिए, हरडेवाड़ी के रचयिता कौन है? हरडेवाड़ी, फटाफट बताइए। 92 का आपका हो जाएगा डी, दादू दयाल। 93 देखिए, सुंदर ग्रंथावली का संकलन किसने किया? 93,
सुंदर ग्रंथावली का संकलन किसने किया है? तो संकलन की बात यहाँ पूछा जा रहा है, रचना की नहीं। तो पुरोहित जो है हरिनारायण शर्मा ने किया है। ठीक है, आइए 94 देखा जाए। गुरु अर्जुन देव के कितने पद गुरु ग्रंथ साहिब में संकलित है? बहुत अच्छा प्रश्न है। गुरु अर्जुन देव के कितने पद गुरु ग्रंथ साहिब में संकलित है? तो 94 का आपका हो जाएगा ए 6000 पद। 95 ढाई अक्षर प्रेम के पढ़े सो पंडित होए पंक्ति किस कवि की है? बहुत अच्छा प्रश्न, आप इसको जानते भी, विकल्प ढूंढने की कोई जरूरत नहीं है, बिल्कुल साफ साफ दिख रहा है किसका है, कबीर का। 95 का ए कबीरदास। ठीक है ना। 96 देखिए, अजगर करे न चाकरी पंछी करे न काम, यह पंक्ति किसका है? बताइए फटाफट, पढ़ करके आए होंगे। तो 96 का आपका हो जाएगा ए मलूक दास। ठीक है। 97 आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कबीर की भाषा को क्या नाम दिया है? तो विकल्प देखने की कोई जरूरत नहीं है, पंचमेल खिचड़ी या सदुक्कड़ी भाषा, दो ही नाम है इनका। तो सदुक्कड़ी भाषा का नाम दिया है आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने, और पंचमेल खिचड़ी नाम किसने दिया है? यह प्रश्न आपके लिए है। अगर पूछना चाहेंगे तो हम आपको बता देंगे, लेकिन आप कमेंट करके बताएंगे कि पंचमेल खिचड़ी नाम किसने दिया है। ठीक है ना। क्या पता वो परीक्षा में आ भी जाए, कुछ कहा नहीं जा सकता है। कबीर को बाड़ी का डिक्टेटर किसने कहा? बहुत अच्छा प्रश्न है, किस समीक्षक ने कहा है? तो आपका 98 का हो जाएगा डी आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कहा है। 99 पद्मावत में मुख्यतः किस छंद का प्रयोग हुआ है? 99 का किस छंद का प्रयोग हुआ है? तो आप जानते हैं दोहा और चौपाई छंद का प्रयोग ही हुआ है पद्मावत में। और इस श्रृंखला का अंतिम प्रश्न, आज के प्रैक्टिस सेट 5 का अंतिम प्रश्न, 100वां प्रश्न, जायसी द्वारा पद्मावत में वर्णित 12 मासा का अर्थ है? क्या अर्थ है आप बताएंगे? फटाफट फटाफट बताइए। ए बी सी आपके सामने दिया है, डी यहां नीचे दे रखा है। तो इसमें क्या है? सही विकल्प आपका यही है, 12 महीनों में नागमती के विरह मनोदशा का वर्णन। दोस्तों अब इसके बाद हम लोग मिलते हैं प्रैक्टिस सेट 6 के साथ, और प्रैक्टिस सेट 6 बहुत इंपॉर्टेंट होगा, क्योंकि वह प्रैक्टिस सेट टोटल आपका रीतिकाल से संबंधित होगा, और जो विभिन्न परीक्षाओं में पूछे गए हैं वह होगा। ठीक है। तो उस प्रैक्टिस सेट को अवश्य देखिएगा, और मेरा सभी प्लेलिस्ट आप खंगाल लीजिए। जब खंगाल लेंगे तब आपको लगेगा कि इस चैनल से आपको क्या मिल रहा है। चैनल भले छोटा है, लेकिन देखिए कंटेंट तो देखिए। आप टीजीटी पीजीटी का प्लेलिस्ट खोलिए, आप जीआईसी लेक्चरर का प्लेलिस्ट खोलिए, अपने जूनियर एडेट का प्लेलिस्ट ढूंढिए, उसका देखिएगा आपको यहाँ से क्या मिल रहा है, तब मुझसे आप बात करिएगा मित्रों। लो लेवल से लेकर के हाई लेवल का हर चीज़ आपको यहाँ उपलब्ध है, भले चैनल छोटा है। ठीक है। आपका इसी तरह से प्यार मोहब्बत बना रहे, स्नेह बना रहे। फिर हम लोग मिलते हैं अगले वीडियो के साथ। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद।